देखिए, आज रात से बारिश हो रही है। ये सारे लोग आप देख रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं माताएं यहाँ पे आई हुई हैं, बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं। 31 तारीख को बारिश हुई थी, तब भी पानी यहाँ पे इतना ही आया था। हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो इंजीनियर है यहाँ पे रोहित, उसको कॉल की कि अपनी जेसीबी भेज के ये जो नाला है जिसको आपने बंद किया है इसको खुलवा दे, ताकि पानी जो है स्मूथली चल सके। दोबारा अगर बारिश बने तो लोगों के घर में पानी ना आए। उसने कॉल की त्रिभुवन को और हमें मैसेज दिया कि त्रिभुवन जेसीबी लेके आ रहा है, इस नाले को खोल देता है। लेकिन आज तक वो नाला नहीं खोला गया। आज ये जो नुकसान, ये जो पानी आप 4-4, 5-5 फुट देख रहे हैं लोगों के घरों में जो हुआ, ये सारा नेग्लिजेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। डीसी मैडम इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। रोहित और जो त्रिभुवन है, इन दोनों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी सस्पेंड करे, क्योंकि प्रायोरिटी जो है लोगों को दी जानी चाहिए, ना कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को। जैसा दिल करता है तब ये वैसे रोड चलाते हैं, रोड बंद कर देते हैं। जो नाम्स हैं कुछ भी नेशनल हाईवे पे यहाँ पे क्लियर नहीं की जा रहे। लोग फिर भी लोग परेशान होने के बाद ही यही बोल रहे हैं कि काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम इनके साथ कुछ गलत ना करें। लेकिन ये इतनी नेग्लिजेंसी कर रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई नुकसान जो है लोगों को हो रहा है। लेकिन ये सोए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए और ये जो नुकसान हुआ है ये सारा फौरी तौर के ऊपर 1-1 लाख रुपए इन लोगों को दिए। पानी की वजह करना साढ़े कई मकान जो अज डिगी पे ने, सारे मकान जो 5-5 फुट अंदर पानी भरोए। लोग बुरी हालत है, गरीब तबका ये कुत्थे जा। अस डीसी मैडम अगर रिक्वेस्ट करने कि जल्दी तो जल्दी जरा इस पानी का हल किया जा। एक नेशनल हाईवे को जी उन्हें अपनी रोड ड्रेन डिसमेंटल की है, वो जल्दी तो जल्दी अपनी रोड ड्रेन बनान और इस पानी का कोई ना कोई हल किया जा। अस डीसी मैडम अगर दोबारा मतलब रिक्वेस्ट करने और अगे भी रिक्वेस्ट करी चुके। जी 31 जुलाई की बारिश हुई आज बारिश का कहर पूरे जिला सांबा में देखने को मिला है। जिस तरह से सुबह से लगातार बारिश हुई है, बारिश ने आज काफी नुकसान लोगों का किया है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। तमाम लोगों को आज काफी ज्यादा मुशक्कतें करनी पड़ी। घरों के साथ साथ अगर दुकानों की बात करें तो दुकानों में भी आज पानी हमें दिखाई दिया और पूरा सांबा शहर, सांबा जिला कहें तो आज जलमग्न दिखाई दिया। कई इलाके पानी में डूबते नजर आए और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। कई इलाकों से हमें फोन कॉल आई कि फला इलाके में आज नुकसान हुआ है। मैं आपको मोटे तौर पर बताना चाहता हूं, जो तस्वीरें भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आज काफी नुकसान बारिश की वजह से हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि लोगों के कच्चे घरों के लेकर बात कर लें तो वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घरों के अंदर पानी घुसा है, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर नेशनल हाईवे की बात करें, मानसर मोड़ इलाके की, तो नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से डूबता नजर आया। यहां अभी भी लगातार जाम की स्थिति नेशनल हाईवे पर देखी जा सकती है सांबा में, और पूरी तरह से ट्रैफिक विवादित हो चुकी है। और कारण यही है कि जो बरसात हुई है, इतना कहर बरपाया है कि हर एक इलाका जलमग्न दिखाई दे रहा है। हर इलाके में वाटर लॉगिंग, हर इलाके में पानी जो है वो लगातार देखा जा रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सुबह से जो बारिश हुई है तो हाईवे सुबह से ही लगातार बंद है और पूरी तरह से जो गाड़ियां कठुआ की ओर जाने वाली है वो हाईवे के एक साइड पर रुकी हुई है और जो जम्मू जाने वाली है वो हाईवे के एक साइड रुकी हुई है। यानी बसंतर पुल पर भी इस बारिश का जो असर है वो देखने को मिला है। काफी प्रभाव यहां पर पड़ा है और पुल भी एक तरफ से बैठ चुका है। ये एक अपडेट। दूसरी अपडेट आपको मैं देना चाहता हूं कि यहां बताया जा रहा है कि एक महिला जो है वो नाले में पानी के तेज बहाव से बह गई है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ है। महिला की तलाश लगातार जारी है। महिला अभी तक रिकवर नहीं हुई है, लेकिन किस इलाके तक वो महिला बहकर पहुंची है, इसको लेकर एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार सर्च कर रही है। ये वो नाला मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी नाले में बहती हुई महिला जो है वो बताया जा रहा है कि काफी आगे तक चली गई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुध बुध नहीं पता चल पा रही महिला की। और
पूरा इलाका, शहरी इलाकों की बात करें या पूरे जिला सांबा की बात करें, हर जगह यहां पर पानी ही पानी आज दिखाई दिया है और कई इलाकों में गाड़ियां भी डूबती हुई नजर आई हैं। ये आज हालात है बारिश से जिला सांबा के। तो कहीं ना कहीं आज काफी नुकसान जो है वो बारिश ने किया है। वहीं बसंतर दरिया का लेवल इतना ज्यादा ऊपर है कि पूरी तरह से बसंतर दरिया उफान पर है। वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातें पेश आ रही हैं। देखिए, अगर पूरे इस हाईवे की भी बात करें तो आज यहां पर भी पूरी तरह से नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। जब नाले का तेज पानी बाहर आया तो काफी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो ये स्थिति आज काफी ज्यादा भयावह देखी गई है पूरे जिला सांबा में और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। वही प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार मौके का जायजा ले रहे हैं, पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। क्या कुछ नुकसान हुआ है उसको लेकर भी लगातार अपडेट जो वो प्रशासन कर रहा है। लेकिन लोग गुहार लगाते हुए नजर आए कि कई इलाकों में जो जल निकासी है वो नहीं है और निकासी ना होने के कारण लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा, दुकानों के अंदर पानी घुसा, सड़कें, हाईवे, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। बसंतर दरिया का लेवल लगातार ऊपर, मानसर की तरफ जाने वाला रास्ता भी आज बाधित हुआ है, वहां पर भी नाले टूट चुके हैं। कई इलाकों में ये जल भराव की स्थिति हमें देखने को मिली, यहाँ जलमग्न इलाके पूरे दिखाई दिए। तो सांबा शहर में आज बारिश ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। कहीं ना कहीं बसंतर पुल के ऊपर भी इसका बारिश का असर देखने को मिल रहा है कि बसंतर का पुल बैठ चुका है। तो ये आज की ताजा तस्वीरें हैं। प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है, पूरा सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहा है। क्या कुछ नुकसान है ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन नुकसान आज काफी ज्यादा बारिश की वजह से पूरे जिला सांबा में लोगों को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, Jio 24/7 न्यूज के लिए। हर घर तिरंगा रैली जो निकाली जा रही है, जैसा कि अगर हम देखें 15 अगस्त आ रहा है और उसी के चलते जो है आज अगर हम नॉर्थ कश्मीर के सोपोर की बात करें तो सोपोर दरियाई जहलिम में जो है आज इंडियन आर्मी की जानिब से जो है एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के मुकामी लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आप ये विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे फ्लैग्स जो है तमाम किश्तियों में लगाए गए हैं और जो अगर हम देखें इस तिरंगे को जो है लहराया जा रहा है। और अगर बात की जाए सोपोर का, अगर हम देखें हिस्ट्री में आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडियन आर्मी की जानिब से एक ऐसा प्रोग्राम इनेकाद किया गया जिसमें अगर हम देखें यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी जो है इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो कि अभी रैली जो है दरियाई जहलिम से गुजर रही है। और अगर बात की जाए निंगली से ये स्टार्ट हुई है ये रैली और ये जो है छानखन ब्रिज तक जो है ये रैली चलेगी और जिसमें अगर हम देखें काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी जो है इस रैली में हिस्सा लिया। और अगर हम इतिहास की बात करें तो आज पहली बार 30 साल में पहली बार अगर हम सोपोर की बात करें तो सोपोर में आज ऐसा इवेंट जो है वो देखने को मिल रहा है कि हर घर तिरंगे की अगर हम बात करें तो तिरंगा जो है लहराया जा रहा है इस वक्त दरियाई जहलिम के बीचों बीच। और इसमें अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है हिस्सा लिया है और ये आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोपोर में ऐसा जो है इतिहास रचा जा रहा है कि इंडियन आर्मी की जानिब से यहाँ पे हर घर तिरंगा जो है ये रैली निकाली गई। और अगर हम बात करें 15 अगस्त आने वाला है और उसी के चलते जो है आज ये प्रोग्राम यहाँ पे कस्बे सोपोर में रखा गया। और इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स के साथ साथ मकामी लोगों ने भी जो है इस रैली में हिस्सा लिया और जिससे अगर आप देखें ये विजुअल्स में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दरिया के बीचों बीच ये रैली यहाँ से गुजर रही है। और अगर हम बात करें 52 RR की जानिब से जो है ये रैली यहाँ पे आज इनेकाद की गई और जिसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स और मुकामी लोग इसमें जो है इस रैली में आज मौजूद है और किस तरह से जो है ये तिरंगा यहाँ पे फैलाया जा रहा है और यही मैसेज दी जा रही है लोगों को कि ये हमारा तिरंगा है और किस तरह से जो है इसकी इज़्ज़त की जाए। तो ये यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से जो है ये लंबी कतार में जो आप किश्तियाँ देख रहे हैं ये इस वक्त हम सोपोर के दरियाई जहलिम के बीचों बीच मौजूद है और ये दरिया जहलिम में जो ये रैली है अभी यहाँ से गुजर रही है और यही मैसेज दे रही है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो पैन करके दिखाए विजुअल्स में कि किस तरह से जो है स्टूडेंट्स
यहाँ पे अगर हम देखें इंडियन आर्मी की बात करें, ये ब्रिज पे, यहाँ पे सोपोर का ब्रिज, और यहाँ पे किस तरह जो है स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं इस रैली का, और हाथों में इंडियन फ्लैग्स लेके जो है इस रैली का जो है वो वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी 52 RR की जानिब से जो है ये रैली निकाली गई है, और इसमें अगर हम देखें आज एक अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है। अगर हम सोपोर की बात करें तो अलग सा माहौल जो है इस रैली में देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर हम देखें किस तरह से जो है स्टूडेंट्स जो है हाथ में तिरंगा लेके जो है लहरा रहे हैं, तिरंगा फैला रहे हैं। और इस तरह से अगर हम देखें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जो रैली निकाली जा रही है। अगर हम देखें पिछले हफ्ते से लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ऐसी रैलियां जो है वो निकाली जा रही है। रैली जो निकाली गई है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि हर घर तिरंगा लगाना है। जो ये किश्ती वाले हैं वहाँ पर ये दरिया के जहलम के किनारे रहते हैं, उनका ज़्यादातर आना जाना उस जहलम में होता है। मान लीजिए कि अगर 48 घंटे में ये 40 घंटे ज़्यादातर जहलम में होते हैं। तो इन्होंने सोचा है क्यों ना हम एक रैली निकालेंगे खुद जालिम की तरफ से, ताकि हम भी एक संदेशा मिल जाएगा हिंदुस्तान को कि पूरे गवर्नमेंट को संदेशा मिल जाएगा कि हम भी हिंदुस्तान के साथ हैं। तो इन्होंने ये रैली निकाली है जो वॉलर से लेके सोपोर ब्रिज तक निकाली है। हालांकि इससे पहले ये रैली कभी नहीं निकली है यहाँ पर पिछले 70 साल से, लेकिन आज पहली बार ऐसे मूवमेंट देखने को मिला है। हमें खुशी हुई है कि ऐसी रैली जो हुई है लोगों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसमें, तो ये हमें बहुत खुशी हुई है कि ये रैली जो निकाली गई है 50 की तरफ से। इन्होंने भी बहुत सपोर्ट दिया है हमें वहाँ पर, तो लोगों ने खुद ये रैली निकाली है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आज कुंजर में जो है नए सिलेंडर जो है वो लॉन्च किए गए। अगर हम इन सिलेंडर्स की बात करें, चूँकि ये लाइट वेट भी है, अगर हम पिछले सिलेंडर्स की बात करें चूँकि वो आयरन के बने हुए, तो इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर में पहला यहाँ पर इनाग्रेशन जो है प्रोग्राम रखा गया था, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर जो जनरल मैनेजर हैं कि उन्होंने आज यहाँ पर इनाग्रेशन की। तो आपको सीधे कुंजर ले चलते हो, दिखाते हैं क्या करें इस इनाग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। आवाम को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये उठाने में ये थोड़ा आसान लगता है, लेकिन इन्होंने गारंटी दी इसको फटने वटने का कोई खतरा नहीं है। इससे मकान भी सेफ रहेगा और क्या, और जनता को भी आराम पहुंचेगा। पहली बार हम लोग एक JNK में लॉन्च कर रहे हैं, ये कुंजर में। ये सिलेंडर घरेलू जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ईजी होगा उठाने में और इमरजेंसी में फिट करने में। दूसरा ये है कि इसमें लाइट में देखेंगे तो इसके कितना गैस है पता चलता है, उससे आपको पता चल जाएगा कब खत्म होने वाला है, आप दूसरे सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि अगर कोई आग लग जाती है तो ये फटता नहीं है, पिघल जाता है, बिकॉज इसका मटेरियल है पॉलीएथिलीन का मटेरियल है, 3 लेयर में बना हुआ होता है और देखने में बहुत खूबसूरत है। सो ये आप किचन में इट विल गिव ए वेरी गुड लुक टू द किचन। ये जो गैस का पैसे लेते हैं उतना ही पर किलो का 10 kg का पैसा होगा है। आपके पास DBC है, 2 सिलेंडर का कनेक्शन है, 1 सिलेंडर आप 10 किलो से आप वो कर सकते हैं, डिफरेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के आप बदल सकते हैं। केज भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, अगर पिघल जाएगा, अगर आग लग जाती है तो भी पिघलेगा, फूटेगा नहीं है। इसके लिए एक व्यवस्था की है कि ये प्लांट से जब डिस्ट्रीब्यूटर के गैस एजेंसी के पास आएगा, केज बनाते हैं इसके, जैसे छोटू के सिलेंडर की केज था ना, वैसे 6 केज बना के उसमें 6 सिलेंडर गाड़ी में केज लोड होता है, वो सिर्फ एजेंसी के पास आता है। एजेंसी के पास भी केज होता है, उसी केज में लगा रहता है ताकि इसके ऊपर धूल मिट्टी ना पड़े, ख़राब ना हो जाए, कोई उठाई पटक ना कर दें इसको, इसलिए वो ऐसे ही रहेगा। तो वो कस्टमर के पास दूसरा सिलेंडर जब जाएगा खाली होने के बाद ऐसे ही सिलेंडर जाएगा। तो अच्छा व्यवस्था खूबसूरत है सिलेंडर। बेसिक थिंग तो सेफ्टी है। कोई भी आदमी घर पे आजकल देखते हैं आप, कभी कभी एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं कि पूरे घर में घर जल जाता है और लोगों का भी नुकसान होता है, इसमें नहीं होगा। सेफ्टी इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विद दिस सिलेंडर। दो उसका अमाउंट कुछ ज़्यादा है, प्राइस सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेफ्टी के मामले में दिस इज़ द बेस्ट सिलेंडर और उठाने में हैंडल करने में ईजी है। रोड पे मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं भदरवा से डोडा पैदल आ चुके हैं और पद यात्रा इन्होंने कुछ दिनों पहले मैसेज एक दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमने पद यात्रा जो है डोडा तक पहुंचानी है भदरवा से। और ये हालात आप देख सकते हैं जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स की कमी है और आए दिन हम देख रहे हैं कि मीडिया के सामने ये सारे लोग आते हैं और यही डिमांड इनकी है। जो भदरवा के अंदर हॉस्पिटल है वहाँ पे
कोई भी डॉक्टर नहीं होता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है और बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। पैदल ये बदरवा से लगभग 35 किलोमीटर डोडाई आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका वेलकम है। क्या बताना चाहोगे, इस तरह का कदम क्यों आपको उठाना पड़ा? देखिए, ये हमें मजबूर कर दिया गया इस तरह का कदम उठाने पर, जब अनसुनी की गई, हर दरवाजे पर अनसुनी की गई, हर एक ग्रीवियंस को इग्नोर करा गया, हर तकलीफ को जो है दरकिनार किया गया, तो फिर जाके हमें इस एक्सट्रीम स्टेप को लेना पड़ा। आज आप जैसा कि सब जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, देश 75वीं सालगिरह मना रहा है आज़ादी की, लेकिन हमारा हाल क्या है ये देखने वाली बात है। हम पिछले 1.5 महीने से करीब कह रहे हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट एब्सेंट है, ऑल्टरनेट दे दो, कुछ ना कुछ कर लो, बार बार कह रहे हैं। ऐसी भी स्टोरीज बताई जहां के हमारे एक गायनेकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि आप जो है बच्चे पैदा क्यों करते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं होते। तो इस तरह की कहानियां भी हमने लाई मंजर आम पे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऑर्थोपेडिक पिछले 3 महीने से जो है वो एक ट्रांसफर हो गया, तो दूसरा पोस्टिंग के लिए अभी ज्वाइनिंग नहीं कर रहा। आपका जो है ENT जो था एक हमारे पास, जिसके सर पे हॉस्पिटल था, वो भी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। हर जगह हर कदम में देखा था कि बच्ची की डेथ भी हुई थी, एक माइनर बच्ची थी जिसकी डेथ हुई थी। थोड़ा सा उसका कारण भी बता दीजिए, किस कारण उसकी डेथ हुई? देखिए, मैं जहां तक आपको बता दूं इसके बारे में कि 3-4 दिन पहले का ये मामला है। तो एक डिलीवरी केस जो है हॉस्पिटल आया, और उस डिलीवरी केस को पिछले 9 महीने में डॉक्टर कभी नहीं मिली, लेकिन जब वो हॉस्पिटल आया तब भी उसको डॉक्टर नहीं मिली। तो उसको कैटर करने वाले नर्सेस ने उसको कैटर किया, और जब बच्ची पैदा हुई तो अनकॉन्शियस स्टेट में थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। वहां पे एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी था, एक स्पेशलिस्ट का होना बहुत जरूरी था, और स्पेशलिस्ट की गैर मौजूदगी में उस बच्ची को जो है उसी तरह रखा गया। कुछ देर प्रोसीजर फॉलो हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको रेफर किया, एम्बुलेंस अरेंज की, और इस प्रोसेस में 1.5-2 घंटा लग गया। और जब वो बच्ची पुलडोडा पहुंची तो बच्ची ने दम तोड़ दिया। वो एक्सपर्ट अगर वहां पे मिलता, अगर उसको प्रॉपर अटेंशन मिलती, तो शायद आज उस बच्ची इस दुनिया में होती। ऐसा नहीं लगता आपको कि बदरवा से जब डोडा पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, यहाँ से एक रस्म बनी, यहाँ से पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाता है, कुछ लोग जो है जब बदरवा से जब आते हैं पुलडोडा के मकाम पे ही वो दम तोड़ते हैं, यहाँ से जब उनको आगे भेजा जाता है तो बद से बदतर हालत उनकी होती है, जब जम्मू उनको भेजा जाता है। इसको हम क्या समझें? देखिए, ये बिल्कुल एक लापरवाही है और तानाशाह निजाम है, मैं इसको समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि शायद LG इंतजामिया इससे नावाकिफ है। अगर वाकिफ होके भी ये कर रहा है तो फिर मैं LG इंतजामिया की भी तानाशाही समझता हूं इसको। जो ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनवाई भी नहीं कर रही, जो एक नेक्सस यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरह का नेक्सस बना हुआ है जो इनको खुले में छोड़ देते हैं। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, जिस बच्चे की हमने बात की, अभी तक इंक्वायरी का किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि इस पर इंक्वायरी करेंगे या पूछेंगे किसी से। इसका मतलब अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता होगा या कुछ क्रिटिकल कंडीशन में होता होगा, वो तो उसको तो बचने के बहुत कम चांसेस हैं। देखिए, आपने देखा कितनी डेथ्स हुई हमारी इन रोड्स पे, क्योंकि उनको जो है इमीडिएट अटेंशन नहीं मिला। अगर उनको इमीडिएट अटेंशन मिला होता, अब यहाँ आपके GMC में वेंटिलेटर नहीं है, आपके GMC में एक पेशेंट मरा हुआ है। ऐसा मैं अभी रिसेंटली कुछ देर पहले मैंने वो इशू रेज किया था, GMC में ही था। उसके बाद 108 पे जो है वहां से भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। जो 108 के दावे हैं, बहुत से दावे हैं, तो आप GMC का ये हाल देखिए, तो बाकी एडजॉइनिंग एरियाज में जो दूर दराज इलाके हैं वहां क्या हाल होगा। जिस तरह से आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, एक तरफ से रैलियां निकाली जा रही हैं, बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो हम क्या माने जिस तरह से बदरवा के अंदर इस तरह की कंडीशन बनी हुई है, और डोडा की भी यही कंडीशन है, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा एक एक्सीडेंट होता है, 3 घंटे हॉस्पिटल में, जिस तरह से वो बता रहे थे, उनके साथ जो अटेंडेंट थे वो बता रहे थे कि 3 घंटे उनका कोई भी इलाज यहाँ पे नहीं किया गया, जो हॉस्पिटल इंतजामिया है। मैंने वो स्टोरी रात को देखी आपकी, मैं वैसे ही हताश हूँ सिस्टम से। मैंने वो स्टोरी देखी, और एक्सीडेंट के जो विक्टिम होते हैं उनको जब प्रॉपर केयर नहीं मिलता, उसके बाद उनको रेफरल दे देते हैं। कुछ लोग, हमने ऐसे भी लोग देखे जहां 3 बार ऑक्सीजन सिलेंडर बदल के उसके बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हुआ, बटोत में जाके एक बच्चे की 3 साल के बच्चे की कुछ साल पहले डेथ हुई थी। इस तरह के वाकयात यहाँ पेश आए, लेकिन किसी ने आज तक सुनवाई नहीं की। ये अनफॉर्चुनेट है, हमारी टोपोग्राफी बहुत अलग है। हम लोगों को जो है इमीडिएट जो है डोर स्टेप पे जो है बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह का भरोसा आपको दिया, क्या क्या चीजें आपको बताई? तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊं। हमने तिरंगा यात्रा निकाली, ये तिरंगा यात्रा थी, तिरंगा यात्रा की शक्ल में अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, और वैसे भी तिरंगा यात्रा चल रही है, अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। हम 35 किलोमीटर इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं की देख। आपको पूछा रास्ते या कोई पुलिस स्टेशन या चौकियां रास्तों में आती हैं? कोई नहीं, इन्हीं की देखरेख में हम लोग हैं, हम इनके हवाले किए हैं सरकार ने। सुबह और कितने बजे वहां से निकले? हम सुबह 7:30 बजे निकले हैं। तो रास्ते में किस किस तरह की दिक्कत आई? बारिश का सिलसिला भी जारी है, लगातार बारिश चल रही है। अभी यहाँ से हल्की है, हम रुके हैं, हमारे भाई जो है जख्मी हो गए हैं। मतलब आप समझिए कि किस तरह का पाँव में जो है छाले पड़े हुए हैं, लेकिन एक
पानी का गिलास हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं हमें नहीं मिला। ये इन लोगों के हवाले हम लोग हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों को हमारी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ये 35 किलोमीटर चल के आने वाले अपने इनकी आवाम उनको नहीं देख सकते, तो ये आम आदमी को क्या देखेंगे। आखिर में एलजी साहब को क्या बताना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, एलजी साहब से हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मौदबाना अपील है कि काइंडली इस चीज का संज्ञान लें और हमारे जितने भी चिनाब वैली के अंदर हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है फुली फंक्शनल करिए, इक्विपमेंट प्रॉपर रखिए, हमें स्टाफ दीजिए। हमें नहीं लेना देना, हमें रेफरल्स नहीं चाहिए, हमें ये मौतें नहीं चाहिए। ये रेफरल मैं एक समझता हूँ डेथ वारंट है, हम ये डेथ वारंट कबूल नहीं करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विनोद कामली है और मैं भलेसा से आया हूँ। तो क्या बताना चाहोगे जिस तरह के भद्रवाह के अंदर हालात बने हुए हैं? हम डोडा की भी बात करें, डोडा के जीएमसी ये नाम का ही सिर्फ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है और उसके बाद एक रस्म बना चुकी है, यहाँ से पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाता है, पेशेंट को कभी देखा ही नहीं जाता है। आप भद्रवाह के हालात थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, केवल भद्रवाह की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे चिनाब वैली की बात करूंगा। मैं जिस एरिया से आया हूं भलेसा से, तो वहां पे भी डॉक्टर्स की कमी है, वैकेंसी फिल नहीं है वहां पे, और इक्विपमेंट्स भी नहीं है। जहां पे इक्विपमेंट्स है वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, जहां पे डॉक्टर्स हैं वहां पे इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ये पूरे चिनाब वैली में ऐसी बात है। हमारे भलेसा में कहाल जुगासर कहाँ पे है, राजपुरा कहाँ पर है, जकियास चिली पिंगल कहाँ पे है, वहां के लोग एसडीएच गुंदो भलेसा में आते हैं, वहां पे उनको बेसिक हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है, इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होती है, टेंशन होती है, वो नहीं मिल पाती है। तो उन्हें वहाँ से डोडा आना पड़ता है, उन्हें वहाँ से किश्तवाड़ आना पड़ता है और वहाँ पे भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलती, उन्हें जम्मू के लिए भेजा जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। तो पूरी चिनाब वैली की जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हेल्थ सेक्टर है, इसकी पूरी खस्ता हालत है। तो एक्सीडेंट वगैरह जब होता है, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको कितनी दिक्कत आती है? देखिए, उनको भी बहुत दिक्कत आती है। ऐसा केस हमारे भलेसा के एक एरिया ढटकाई वहाँ पे हुआ कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी और वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से उसको टाइमली उसको नीचे नहीं लाया जा सका और उनकी डेथ हो गई। उसी तरीके से खुद मेरी ग्रैंड मदर, उनका भी एक एक्सीडेंट इसी तरह हुआ था और उनको हम प्रॉपर्ली टाइम पे उनको एसडीएच गुंदो तक नहीं पहुंचा सके रोड कनेक्टिविटी की वजह से। और जब हम वहाँ पे गुंदो हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से उनको भी रास्ते में यहाँ पुलडोडा में दम तोड़ना पड़ा। थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपके साथ कितने लोग यहाँ पे आए? जी देखिए, हमारे साथ यहाँ पे 12 से ज़्यादा लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज कहूँगा आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को और अपने जो पूरी चिनाब वैली के लोग उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं, ये बियॉन्ड रीजन आए हैं, बियॉन्ड रेस, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रिलीजन आए हैं। इन्होंने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। आप देखें, यहाँ हमारे साथ डोडा के भी लोग हैं, हमारे साथ भद्रवाह के भी लोग हैं, हमारे साथ भलेसा के भी लोग हैं। और ये मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा पूरे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अगर आप भी ऐसा स्टेप लें, अगर आप भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये जो कास्टिज्म है, और जो सबसे बड़ी बीमारी है रीजनलिज्म है, अगर हम इन सबको पीछे छोड़ के एक इंसान होके एक प्लेटफॉर्म पे आए तो हम वो काम कर सकते हैं जो हमें कभी महात्मा गांधी जी ने किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हालात आप देख सकते हैं, भद्रवाह से ये सारे लोग आ चुके हैं। सुबह 7 बजे भद्रवाह से निकले थे और इस वक्त जो है लगभग 2 बज चुके हैं। इस वक्त ये जो है पुलडोडा के एरिया में पहुंचे हैं। ये हालात है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने इनकी बात सुनी होती तो ये पद यात्रा नहीं निकालते। लगभग 35 किलोमीटर ये भद्रवाह से डोडा चल के आए। तो यह हालात हैं। मुझे उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान देगी और हेल्थ अमले को 15 अगस्त आने वाला है, उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए जिस तरह से हेल्थ अमले ने काम किया, खास करके डोडा के अंदर और भद्रवाह के अंदर। महकमा ज़राअत की तरफ से आज चंडीबुक वार्ड नंबर 4 कुंजर में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जो अवेयरनेस के तौर पर यहाँ पर चलाया गया। चूँकि अगर हम चंडीबुक इलाके की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अरसे से जो यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कहीं ना कहीं वो बी कीपिंग के साथ जो है वापस थे। तो एपीकल्चर की तरफ से यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के स्कीम्स अगर इन्हें दिए जा रहे हैं, वही आज उन्होंने गवर्नमेंट को यही डिमांड रखी कि यहाँ पर जो है इसे क्लस्टर बना देना चाहिए ताकि इन्हें बारामूला जाने की ज़रूरत ना पड़े और ये यहाँ पर ही अपना जो काम काज है वो यहाँ पर ही कर सके, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नौजवान को रोज़गार के वसाइल जो है वो फराम हो सके। तो फिलहाल आपको सीधे चंडीबुक ले चलते दिखाते यहाँ पर क्या करें इस अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से। चंडीबुक नर खर कुंजर वार्ड नंबर 6 रोजान ये पत्मो 14 वरियो पे कह प्रोन ओल्ड बी कीपर यम जन सीनियर तो यम पकनो यह कार वारिया ब्रोट तो अत मज जन वनकस नव जनरेशन पढ़ित लिखित यम एम ए कर TDC कर वारिया ब्रोट ब्रोह लिखुत यम गलत रस्त वनकस अख्तियार कर तम खुद करान कोशिश यम यह असल बच पे यह कार ब्रोट पकन वन गवर्नमेंट अपील करान अगर गवर्नमेंट अत मज क्लस्टर दिए
तो यह दिया वातान फंडस नबर तम डायरेक्ट अस नश तो सन बच्चे पका ब्रोट रोजगार यम फेरान दरबदर सरकारी दफ्तर नौकरी ान खर या गलत वत कर रोजान कुंजर वार्ड 6 तो अस गई लगभग एपीकल्चरस मज होनी बी कॉलोनी कम से कम गई करान सर 15-16 वरी तो तम सात ये गाँव मज नफर 2 करान वनकस खुदा सालस लगभग कम से कम 100 to 150 तो ये बे लोग कर एपीकल्चरस बारामुला मज तो यसान कि अपग्रेडेशन ये पन्निस एरियास मज ग क्लस्टर विलेज गस ये जोनस मज कुंजर जोनस मज तो ताकि ये करान बाकी गाँव तथ मज इन्वॉल्व तो ताकि यमन त मिले फायदे तो अस फायदे तो बेरोजगार पढ़मित लिखमित इमन त मिले रोजगार कि ये डिमांड है कि जो हम पिछले 10-15 साल से इस एपीकल्चर यूनिट के साथ जो ये वाबस्ता है, इनका ये है कि ये कि जो इस हिसाब से हम इसकी प्रोडक्शन जो हमें निकल रही है, हमें उन यूनिटों को और इजाफा किया जाए, यानी कि मॉडिफाई और अपग्रेड किया जाए। और इनका ये और हमारे महकमे के ज़रिए से यही उनकी ये मैसेज है, हम इनको बार बार आते हैं कि इनको यही हम कंसेप्ट देते हैं कि आपकी प्रोडक्शन किस हिसाब से आपको ज़्यादा बढ़ सकती है विद टेक्निकल गाइडेंस से। और प्रोडक्शन तो माशाल्लाह इनकी ठीक है, लेकिन ये और मज़ीद प्रोडक्शन चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें और अपग्रेडेड किया जाए, हमें कॉलोनीज़ को और दिया जाए। सपोज़ अगर एक कॉलोनीज़ की हम बात करेंगे, इसमें 10 kg प्रोडक्शन निकलता है और एज पर द नॉर्मल रेट है 300 to 400 kg पर 1 kg का 300 to 400 रेट मतलब मार्केटिंग है। तो एक कॉलोनी में 10 किलो निकलते हैं, मतलब 10 kg का प्रोडक्शन निकलता है। तो इनका मकसद है कि ये 200 मतलब कुंभों के ऊपर वाबस्ता ये गाँव, इनका मकसद इसको एक्सपेंड किया जाए। और हमने भी एज टेक्निकल अवेयरनेस जो हमने इनको दिया रिगार्डिंग कि हम कैसे इसको प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये तय पाया कि प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ ये अपग्रेडेशन की चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हमें एक क्लस्टर फार्म अलग दिया जाए, उससे ये हो जाए कि पूरा ये एरिया इसमें इस जुमरे में आ जाएगा। जब क्लस्टर फॉर्मेशन अलग हो जाएगा, होनी बेस यूनिट का अलग दिया जाए। और इन डिमांड को लेके अपने जो ऊपर हायर अथॉरिटीज है उनको हम बाज़ाब्ता एक अपने हिसाब से एक लो लेवल प्रपोजल फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद हायर अप्स का काम है वो किसके ऊपर किस हिसाब से उसका काम करेंगे।